Good morning, students. How are you? Hope all of you well doing. Okay, dear students, in previous video we have discussed about major groups of microorganisms and we have discussed about in details some of the microorganisms are useful to us and some of the microorganisms are harmful to us. Today we will talk about beneficial effects of the microorganism. आज हम जो सूक्ष्म जीव वो हमारे लिए फायदेमंद कैसे हैं, वो हमारे लिए उपयोगी कैसे होते हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे, देखिए आप ध्यान से। मेकिंग ऑफ कर्ड, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका वो हमारे लिए यूजफुल कैसे होते हैं, हमारे लिए फायदेमंद कैसे होते हैं, वे हमें कैसे फायदा पहुंचाते हैं, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो मेकिंग ऑफ कर्ड, यानी मतलब कि दही बनना, दही कैसे बनता है, यानी दही बनने में ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी हेल्प करता है। सेकेंड इज मेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड का बनना। थर्ड इज कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का व्यापारिक उपयोग। मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का दवाइयों में क्या उपयोग होता है। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट, जो हमारा जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, उसको साफ सुथरा रखने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक मतलब कि अहम रोल होता है। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स बताए गए, इन्हीं के बारे में हम डिटेल से यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद मेकिंग ऑफ कर्ड। आइए हम शुरुआत करते हैं दूध मतलब कि दही का बनना, दही कैसे बनता है। डू यू नो हाउ डू कर्ड मेड या फॉर्म, मतलब कि दूध जो है वो दही से मतलब दही कैसे बनता है, दूध से दही कैसे बनता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमको पता है कि हम जो वॉर्म मिल्क होता है या गुनगुना जो दूध होता है उसके अंदर हम प्री मेड कर्ड की कुछ बूंद डालते हैं, तो दूध जो होता है वो कुछ समय के बाद में या कुछ घंटों के बाद में वो दही में बदल जाता है। लेकिन उसको वो दही में बदलता कैसे, उसके बारे में हमें यहाँ पे हम जानकारी प्राप्त करेंगे यहाँ पे बच्चों। तो मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया, मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया, कि जो मिल्क है उसको बैक्टीरिया के द्वारा दही में बदला जा सकता है उसको। तो उसको कैसे बदला जाता है। इन ऑर्डर टू मेक कर्ड, अ लिटिल प्री मेड कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क एंड सेट फॉर एसाइड, एंड वी नो दैट curd contains several microorganisms including lactobacillus bacterium, which plural is lactobacilli bacteria। तो बच्चों कर्ड के अंदर एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम, ये सिंगुलर है। कर्ड के अंदर जो प्री मेड कर्ड होता है उसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम होता है, इसका प्लूरल तो होता है लैक्टोबैकिलाई, LACTOBACILI, ये लैक्टोबैकिलाई जो बैक्टीरिया है ये इसका प्लूरल है। तो कर्ड प्री मेड कर्ड के अंदर ये बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और ये जो लैक्टोबैकिलाई बैक्टीरिया जो होते हैं ये ही वार्म मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। और हम जानते हैं कि जो मिल्क होता है उसके अंदर एक नेचुरल शुगर होती है जिसको लैक्टोस कहते हैं, लैक्टोस, ये लैक्टोस शुगर्स होती है। मिल्क कंटेन्स अ शुगर विच इज कॉल्ड लैक्टोस, कि दूध के अंदर एक नेचुरल शुगर होती है उसको क्या कहते हैं, लैक्टोस। तो जो ये जो लैक्टोबैकिलाई बैक्टीरिया जो होते हैं ये लैक्टोस शुगर को लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं, लैक्टोस शुगर कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, यानी ये जो लैक्टोस शुगर होती है लैक्टिक एसिड में चेंज कर दी जाती है। और इसी के कारण दूध का जो खट्टेपन का गुण होता है वो इसी कारण होता है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे लैक्टोबैकिलाई बैक्टीरिया की संख्या बढ़ेगी, ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे और लैक्टिक एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी, जिससे दही में मतलब कि खट्टेपन का गुण बढ़ता जाएगा। तो हमको ध्यान ये रखना है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, विच बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन कर्ड, या विच बैक्टीरिया यूज्ड द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी दूध से दही बनाने में कौन से बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। तो राइट आंसर विल बी लैक्टोबैकिलाई बैक्टीरिया,
या आप सिंगुलर में कहना चाहें तो आप लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम, ठीक है, ये बैक्टीरिया होता है। और दूध के अंदर जो लैक्टोज शुगर होती है उसको लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, जिससे वो कर्ड बन जाता है, ठीक है बच्चों। इसके बारे में तो ये होता है। उसके बाद में अपना दूसरा पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट जो है मेकिंग ऑफ ब्रेड, कि ब्रेड जो है वो कैसे बनाई जाती है। तो yeast is used to बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड। यीस्ट जो होता है उसको ब्रेड बनाने में इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। यीस्ट पाउडर जो होता है वो डो के साथ यानी आटे की लेई के साथ मिक्स कर दिया जाता है। मिक्स करने के बाद में क्या होता है कि यीस्ट जो होता है वो रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोड्यूस करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है और रेस्पिरेशन करते समय CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। यानी ये जो यीस्ट पाउडर होता है, यीस्ट जो है वो आप जानते हैं एक टाइप की क्या होती है, फंगी होती है। तो ये यीस्ट जो है वो डो आटे की लेई के साथ मिलाने पर ये कुछ समय के बाद में मतलब कि रिप्रोड्यूस करेगा, रैपिडली रिप्रोडक्शन करेगा, तीव्रता से प्रजनन करेगा, अपनी संख्या में बढ़ाएगा, अपनी कोशिकाओं को बढ़ाएगा और रेस्पिरेशन करने के साथ ये जो यीस्ट है वो CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। CO2 गैस प्रोड्यूस होने के कारण उस आटे की लेई में फिलअप हो जाती है, जिससे उसका वॉल्यूम जो वो इंक्रीज हो जाता है, वो बढ़ जाता है और वो फूल जाती है। और जब इसको बेकिंग किया जाता है, सेका जाता है, तो जो वो कार्बन डाइऑक्साइड के जो बबल्स उस आटे की लेई में भर जाते हैं, तो उसको सेकने पर मतलब कि उसके अंदर छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, जिससे वो स्पंजी हो जाती है। तो इस प्रकार से ब्रेड बनाने में भी यीस्ट पाउडर का यूज किया जाता है। ओके बच्चों। थर्ड जो है वो कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का जो व्यापारिक उपयोग है, व्यापारिक स्तर पर उपयोग कैसे होता है उसके बारे में हम देखेंगे। many microorganisms are used to for large scale production of alcohol and acetic acid which is called vinegar, कि बहुत से सूक्ष्म जीवों का उपयोग यानी मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो यूज है वो मतलब कि बड़े पैमाने पर अल्कोहल और एसिटिक एसिड बनाने में किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा यीस्ट के बारे में जो हमने अभी डिस्कस किया है। यीस्ट इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज यूज्ड for the production for the large scale to production of alcohol, कि यीस्ट जो है वो एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर या लार्ज स्केल पे अल्कोहल का प्रोडक्शन करने में किया जाता है, ठीक है। तो this alcohol is then used in the making of beer, wine, whiskey and as well as industrial स्प्रिट, कि इस अल्कोहल का जो यूज किया जाता है वो वाइन बनाने में, विस्की बनाने में, बियर बनाने में और जो इंडस्ट्रियल स्प्रिट है उसको बनाने में भी अल्कोहल का यूज किया जाता है। तो यीस्ट जो होता है वो यीस्ट का यूज अल्कोहल बनाने में कैसे करते हैं। तो बच्चों क्या करते हैं कि नेचुरल शुगर्स जो होती है, कुछ जैसे जो हमारे जो सीरियल्स हैं, अनाज जैसे बार्ले है, व्हीट है, राइस, इनके अंदर बच्चों एक नेचुरल शुगर्स होती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है। तो वो नेचुरल शुगर्स के अंदर उस नेचुरल शुगर का सॉल्यूशन बना करके उसमें यीस्ट पाउडर डालते हैं। तो यीस्ट में मतलब एक ऐसी एबिलिटी, ऐसी कैपेसिटी होती है जो नेचुरल शुगर्स को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन के नाम से भी जाना जाता है। फॉर मेकिंग अल्कोहल शुगर कम्स फ्रॉम सब्सटेंसेस लाइक बार्ले, व्हीट, राइस एंड सब्सटेंसेस लाइक जैसे शुगर कैन जूस, फ्रूट जूसेस etc। ये अल्कोहल बनाने के लिए जो शुगर जो आती है वो मतलब कि जो गन्ने का जूस है, फ्रूट का जूसेस है, उसमें नेचुरल शुगर्स आती है, उसमें यीस्ट पाउडर को ग्रो किया जाता है और यीस्ट जो होता है वो नेचुरल शुगर्स को आफ्टर सम टाइम वो किस में चेंज कर देता है, अल्कोहल में चेंज कर देता है। और उस अल्कोहल का जो यूज होता है वो वाइन बनाने में, विस्की बनाने में, बियर बनाने में, स्पिरिट बनाने में किया जाता है। उसके बाद में बच्चों हमने डिस्कस किया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है ACETIC, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो वो कैसे बनाया जाता है, एसिटिक एसिड जो है वो अल्कोहल से बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया की हेल्प से अल्कोहल को किस में चेंज किया जाता है, एसिटिक एसिड में चेंज किया जाता है। तो वो बैक्टीरिया कौन सा है, मतलब कि बैक्टीरिया कैन टर्न अल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड, कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो अल्कोहल को एसिटिक एसिड में चेंज कर सकते हैं। और इसी एसिटिक एसिड को विनेगर के नाम से भी जाना जाता है, विनेगर। ये विनेगर क्या होती है, ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर। ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज नोन एज विनेगर। सिरका कहा जाता है, मतलब कि एसिटिक एसिड का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, आई मीन जो तनु विलीन होता है,
जिसमें मतलब कि एसिड की मात्रा कम और पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे 100% में से 8% तो एसिड होता है और बाकी जो है वो क्या होता है, वाटर होता है। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन क्या कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। तो एसिटिक एसिड का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो एक विनेगर कहलाता है। और ये एसिटिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है, जो निर्माण होता है, वो किससे होता है, अल्कोहल से। और किसकी हेल्प से, एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर। इस एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया की हेल्प से अल्कोहल को किस में चेंज किया जाता है, एसिटिक एसिड में चेंज किया जाता है। ओके बच्चों, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा फर्मेंटेशन के बारे में। फर्मेंटेशन क्या होता है बच्चों, अभी मैं आपको बताऊंगा। फर्मेंटेशन ये प्रोसेस जो वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्मेंटेशन इसका हिंदी में किण्वन होता है। द प्रोसेस ऑफ conversion of sugar into alcohol by the action of yeast is known as fermentation. Okay बच्चों, the process of conversion of sugar into alcohol by the action of yeast is known as fermentation. कि वह प्रोसेस जिसमें यीस्ट के एक्शन के द्वारा नेचुरल सुगर्स को अल्कोहल में रूपांतरित किया जाता है, उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन के नाम से जाना जाता है, किण्वन के नाम से जाना जाता है। और इस प्रोसेस की जो डिस्कवरी करने वाले वैज्ञानिक, फर्मेंटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम whose name is लुईस पास्चर। लुईस पास्चर। क्वेश्चन जो बन सकता है, हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन प्रोसेस, और इन्होंने कब किया, इन्होंने डिस्कवरी जो की थी फर्मेंटेशन की, वो की थी 1857 में। 1857 में इन्होंने फर्मेंटेशन की खोज की थी। इन्होंने, लुईस पास्चर ने 1857 में फर्मेंटेशन की क्या की थी, डिस्कवरी की थी। ओके, तो ये तो इसके बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन जो आगे आ भी सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आएगा ये। और इससे मतलब एक शॉर्ट आंसर जो है वो एक्सरसाइज से हट करके बन सकता है कि हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन प्रोसेस एंड व्हेन, कि फर्मेंटेशन प्रोसेस की खोज किसने की और कब की। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, फर्मेंटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर इन 1857, कि 1857 में लुईस पास्चर के द्वारा फर्मेंटेशन की खोज हुई। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है, जो आप समझ रहे होंगे, ध्यान से समझ रहे होंगे कि मतलब कि नेचुरल शुगर्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करना या कन्वर्जन करना ही क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है, अल्कोहल बनाने की प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो हमारा जो पॉइंट है वो मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि सूक्ष्म जीवों का दवाइयों के अंदर यूज कैसे होता है। तो बच्चों, द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि एंटीबायोटिक मेडिसिन जो होते हैं उनका जो सोर्स होता है, उनका जो स्रोत होता है, वो मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत से सूक्ष्म जीव होते हैं। उससे पहले हमें समझना होगा एंटीबायोटिक, एक वर्ड है एंटीबायोटिक, जिसका मतलब हिंदी में होता है प्रतिजैविक, जिसका हिंदी में क्या होता है, प्रतिजैविक। अब ये प्रतिजैविक क्या होती है, एंटीबायोटिक क्या होती है, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। अभी इसके बारे में आपको बताता हूं। ओके बच्चों, ये पॉइंट्स जो मैं रब कर रहा हूं यहां पे, क्या देखिए आप ध्यान से, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक those medicines
which may be stop or kill the disease causing microorganism. Are known as antibiotics. Okay, those medicines which may be stop or kill the disease causing microorganism are known as antibiotics. यानी ऐसी दवाइयाँ जो बीमारी के कारण वाले जो सूक्ष्मजीव हैं, बीमारी को फैलाने वाले जो सूक्ष्मजीव हैं, उनकी ग्रोथ को या तो वो स्टॉप कर देती हैं या उन डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को वो किल कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, तो ऐसी दवाइयों को एंटीबायोटिक्स के नाम से जाना जाता है, उनको प्रतिजैविक के नाम से जाना जाता है। हम जब भी बीमार पड़ जाते हैं, हमारे फीवर हो जाता है, तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो वो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, हमारी बीमारी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो बीमारी को फैलाने वाले जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, आई मीन जो बैक्टीरिया होते हैं, जो भी प्रोटोजो, जो कुछ भी होते हैं, बीमारी के जो कारण वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको ये किल करते हैं या उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, जिससे हम धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, ठीक होने लग जाते हैं हम हमारी। तो इस प्रकार से ये एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया। तो अब ये देखिए मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मैंने आपको बताया द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैनी एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द ग्रोइंग ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बहुत से एंटीबायोटिक्स का जो मैन्युफैक्चर किया जाता है वो स्पेशल टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ग्रोइंग करके किया जाता है। सम ऑफ द कॉमन एंटीबायोटिक्स आर, मैं कुछ एंटीबायोटिक्स के आपको एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे पेनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन। etc। तो बच्चों पेनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन जो हैं ये एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल हैं। दीज मेडिसिन्स आर मेड बाय फंगी एंड बैक्टीरिया। ये जो एंटीबायोटिक्स जो आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं ये कुछ बैक्टीरिया और फंगी से बनाई जाती हैं। बच्चों जो फर्स्टली जो एंटीबायोटिक्स की जो डिस्कवरी हुई थी वो कौन सी है, पेनिसिलिन है। द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। मतलब कि सबसे पहले जो एंटीबायोटिक्स की जो डिस्कवरी हुई थी वो पेनिसिलिन की हुई थी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा हुई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और इन्होंने कब की थी, 1929 के अंदर इन्होंने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी। इन्होंने कैसे किया, ये 1929 के अंदर मतलब कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, मतलब कि डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया के कल्चर पे काम कर रहे थे, यानी बैक्टीरिया के कारण होने वाली जो बीमारी है उनके ऊपर ये कुछ कल्चर कर रहे थे, कुछ संवर्धन कर रहे थे। तो अचानक इनकी कल्चर प्लेट में इन्होंने ग्रीन स्पोर्स ऑफ फंगस, इन्होंने मतलब कि ग्रीन स्पोर्स ऑफ फंगस उन्होंने उनको अचानक दिखाई दिया और वो ग्रीन जो फंगस थी वो उस बीमारी को फैलाने वाले बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रही थी, स्टॉप कर रही थी, आई मीन उनको वो मार रही थी। तो फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि यार ये जो फंगस है ये तो बड़ी काम की है, ये मतलब कि इस बीमारी को फैलाने वाले जो बैक्टीरिया है इसको किल कर रही है, स्टॉप कर रही है, तो इससे मेडिसिन बनाई जा सकती है। और वो जो पेनिसिलियम फंगी थी वो, और उसी पेनिसिलियम फंगी से मतलब कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स को बनाया।
ठीक है। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स को डिस्कवरी करने का जो श्रेय दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया जाता है। और इसने कब की? 1929 में। और कौन सी एंटीबायोटिक की? पेनिसिलिन की। तो क्वेश्चन बन सकता है हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन एंटीबायोटिक? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है। और ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में अपना आता है वैक्सीन। वैक्सीन जो है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। वैक्सीन जो है वो क्या होता है? वैक्सीन का मतलब होता है टीका। वैक्सीन का मतलब क्या होता है? टीका। बचपन में बच्चों आपको आपके चाइल्डहुड में, आपके बचपन में आपके बहुत सारे टीके लगे होंगे। मतलब कि आपको MMR, पोलियो, ठीक है, इस प्रकार के टीके आपको लगे होंगे। तो ये जो टीके हैं वो हमारी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने के लिए, हमारे प्रतिरक्षा को, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं, ताकि हमारे फ्यूचर में कोई बीमारी ना हो। तो वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन इज ए type of vaccine is a special kind of preparation or medicines which provide immunity immunity against to disease for a particular disease. Vaccine is a type of special preparation or medicines which provide immunity to against to a particular disease, मतलब कि ये जो वैक्सीन है ये मतलब कि एक विशेष प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए हमारे शरीर को क्या करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड्स करता है। वैक्सीन यही होता है। तो वैक्सीन के अंदर क्या होता है कि वैक्सीन जो होता है उसके अंदर डेड और वीकेंड डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको मतलब कि ओरली या इंजेक्शन के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस्ड किया जाता है, उनको प्रवेश करवाया जाता है। और प्रवेश कराने के बाद में वो हमारे ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो उसको रिस्पॉन्स करने के लिए उत्पन्न होती हैं, और वो उससे लड़ती हैं, उनको वो किल करती हैं। और जब फ्यूचर में कभी भी मान लो हमारे उसी प्रकार की बीमारी को फैलाने वाले इन्वेडर जो हमलावर जो होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रवेश करते हैं, तो उनके प्रति वो जागरूक होती हैं और वो मतलब कि उनको किल करती है, जिससे फ्यूचर में हमें वो बीमारी नहीं होती है। तो वैक्सीन के अंदर मतलब कि डेड और वीकेंड जो डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करा दिए जाते हैं, जिससे हमारे बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उसको वो पहचान लेती हैं। पहले तो उनको किल करती हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर जब भी वो प्रवेश करते हैं तो उनको किल कर देती हैं, आई उनको पहचान लेती हैं, उनसे किस प्रकार से लड़ना वो हमेशा वो ज़िंदगी भर जो है वो याद रखती हैं। तो इस प्रकार से वैक्सीन जो होता है वो हमारी इस प्रकार से रक्षा करता है। तो बच्चों के अंदर भी मतलब कि टीके लगाए जाते हैं, MMR है, पोलियो है, BCG के टीके लगाए जाते हैं। तो जैसे बच्चों के अंदर जो लगाए जाने वाले टीके होते हैं वो BCG, MMR और पोलियो, ठीक है। तो ये जो टीके हैं वो बच्चों के अंदर लगाए जाते हैं। ये जो MMR का जो टीका होता है ये मतलब कि मम्पस, मीसल्स और रूबेला, ये इन बीमारियों से लड़ने के लिए लगाया जाता है। पोलियो जो है वो ये वायरस की वजह से होने वाली डिजीज़ होती है, इसका भी मतलब कि 2 बार टीका लगता है। एक तो जब बच्चा 8 और 9 महीने का बच्चा होता है तब लगता है, और जब बच्चा 18 और 24 महीने का होता है तब ये टीका लगता है। BCG का जो टीका होता है वो ये BCG का जो टीका होता है वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए और डिप्थीरिया के लिए, ठीक है। BCG का जो टीका होता है वो ट्यूबरक्लोसिस और उसके लिए डिप्थीरिया के लिए ये टीके लगाए जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो है, ये तो मैंने एंटीबायोटिक के बारे में तो आपको बता दिया, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, दोज मेडिसिन्स व्हिच मे बी किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। फिर बाद में हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आएगा, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स लेते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, तो वो जो सावधानी वो प्रिकॉशंस क्या है वो देखिए। एंड द some of the common precautions to be observed in using of antibiotics are as follows। एंटीबायोटिक्स को लेते समय हमें किन बातों का सावधानी रखनी चाहिए वो क्या है। फर्स्ट चीज़ क्या है, एंटीबायोटिक्स
शुड बी टेकन ओनली द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर, कि एंटीबायोटिक्स को हमें एक जो योग्य शिक्षित जो डॉक्टर होता है उसकी सलाह के अनुसार, उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग हमें लेना चाहिए। दूसरा जो है, एंटीबायोटिक्स मस्ट कंप्लीट द फुल कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, डॉक्टर के द्वारा जो कोर्स प्रिस्क्राइब किया गया है एंटीबायोटिक्स का वो हमें पूरा लेना चाहिए व्यक्ति को। एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी टेकन अननेसेसरीली, एंटीबायोटिक्स को अनावश्यक रूप से नहीं लेना चाहिए। इफ़ वी कैन टेक अननेसेसरीली एंटीबायोटिक्स, the unnecessarily antibiotics can be destroy harmful bacteria in our body and harm us। ये unnecessary antibiotics जो वो हमारे बॉडी के अंदर मतलब हम जो यूजफुल बैक्टीरिया उनको वो क्या कर सकती हैं, नष्ट कर सकती है और हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये हमें सावधानी जो है वो बरतनी चाहिए। उसके बाद में इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, तो बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गी और कुछ सर्टेन टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में बदलते हैं, और वो नाइट्रोजन के कंपाउंड जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर मिला दी जाते हैं, जिससे सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को प्लांट्स के रूट्स के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है, जिससे प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन को अपनी बॉडी को डेवलप करने में, अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से ब्लू ग्रीन एल्गी और जो राइजोबियम बैक्टीरिया है या जो बैक्टीरिया होते हैं जिनको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं, तो इस प्रकार से ही हो गया। फिर क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट, क्लीनिंग पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अहम रोल होता है। तो इसमें क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक जैसे सर्टेन बैक्टीरिया और फंगी जो होती हैं वो जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैसे प्लांट वेस्टेज हैं, एनिमल वेस्टेज हैं, ठीक है, डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं और एनिमल वेस्टेज लाइक जैसे डंग है, यूरिन है, ठीक है, इनको वो क्या करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में वो कन्वर्ट कर देते हैं और वो सिंपल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ भी बनती है और मिट्टी के ऊपर या इस मतलब कि धरातल के ऊपर लैंड पे जो भी मतलब कि वेस्टेज होता है उसको वो डिकम्पोज करने के कारण मतलब कि वो मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, जिससे हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट जो होता है वो साफ़ सुथरा रहता है। अगर मान लो ये सर्टेन बैक्टीरिया और फंगी अगर नहीं रहेंगे तो हमारे इस पृथ्वी की धरातल के ऊपर बहुत बड़ा कचरे की ढेरी हो जाएगी, जिसको डिकम्पोज मतलब कि जो जिसका निपटान कर डिकम्पोज करना मुश्किल हो जाएगा। तो इन्हीं सर्टेन बैक्टीरिया और फंगी के कारण ही हमारा जो एनवायरनमेंट है वो साफ़ सुथरा होता है। ठीक है बच्चों, कल के वीडियो में हम मतलब कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी नुकसानदायक सूक्ष्म जीव जो हैं वो क्या है, उनकी वजह से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं उनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।